Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, Part 2, Chapter 3, Provisions and Reserves, Session number 1. In this particular chapter, I will start and give the information related to the whole chapter because no any type of the 30% deduction is set. So we will discuss introductory part of this provision and reserve, meaning, characteristics and importance of provision, both the three same for the reserve. रिजर्व के टाइप कई बहुत टाइप है, 4-5 अलग अलग है. रिजर्व फंड, इसका यूज़ भी होता है. डेप्रिसिएशन हम सीख चुके हैं, तो उसमें ये फंड का कैसे यूज़ होता है वो भी देखेंगे यहाँ पर. डिफरेंस बिटवीन द जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन वो देखेंगे. जनरल रिजर्व कॉमन है, हर यूनिट में होता है. और डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. बहुत छोटा सा चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन. सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस आर फॉलोड while recording business transactions in the books of accounts. यानी जब भी आप अकाउंट्स लिखते हो कई तरह के कंसेप्ट्स को आपको फॉलो करना पड़ता है. ऑलरेडी हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया है, चैप्टर 6. तो आपको मालूम है कौन कौन से कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं. तो जब आप अकाउंट लिखते हो तो ये ध्यान रखो बिजनेस ट्रांजेक्शन में. दूसरी बात, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जो चैप्टर 5 आपका आएगा, तो उसमें इसका यूज़ कैसे होता है. तो ये सब के लिए फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे आप या बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सब के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमको फॉलो करना पड़ता है. सो हियर गोइंग कंसर्न इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट अमॉन्ग दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. वो भी हमने देखा, बिजनेस चलना चाहिए, व्हेन स्टार्ट इट विल बी रन. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन है, वो बेसिक एजम्पशन है. एज पर दिस एजम्पशन इट इज़ अज्यूम दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म will be continued for a considerable long period and the firm will not be dissolved within near future. तो यहाँ दो चीज़ पहले ध्यान पर रखो कि ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम असम्पशन करते हैं. वी अज्यूम दैट कि एग्जिस्टेंस ऑफ आवर फर्म विल बी फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इट विल कंटिन्यू, राइट, और इट इज़ फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्गर पीरियड, इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड. ये छोटा यूनिट नहीं है या फिर ये ऐसा यूनिट नहीं है कि जल्दी से बंद हो जाएगा. हाँ, कई बार ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बंद हो जाता है, लेकिन कोई बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होता है. कोई भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए होता है. साथ में कोई भी फर्म है वो डिजोल्व भी नहीं होगा, राइट, विसर्जन हम उसको बोलते हैं. डिजोल्यूशन वो भी नहीं होता है, राइट, नियर फ्यूचर में. और तीसरा, बिजनेस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कर्टेल कंसिडरेबली, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में आएंगे उसको हम कम नहीं करेंगे. जानबूझ के थोड़ी ना हम परचेज नहीं लिखेंगे और उसको शायद ऐसा करेंगे चलो कम लिख दे, ऐसा तो नहीं होता है. सो कर्टेलिंग नहीं होगा, ट्रांजेक्शन सब लिखेंगे, किसी को कम नहीं करेंगे. टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इट इज़ क्वाइट एसेंशियल दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म मस्ट बी वेरी साउंड. सो अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. अगर आपको पहले साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, तो ऐसा होगा कि आप बिजनेस क्लोज करने की शुरुआत कर दोगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड यू हैव टू रन बिजनेस फॉर 3 years 1000 days, राइट. तो ये तो एक लैंग्वेज जो हमारी कॉमर्शियल है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि जो भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ उसको लंबे समय तक के लिए चलाओ. तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन सिंपल हम ऐसा बोलते हैं 3 साल तक बिजनेस करो, देखो मार्केट में एंटर हो. तो अगर आपको 3 साल में प्रॉफिट हुआ है, होने ही वाला है, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छा बिजनेस है, तो लेकिन सिंपल है कि अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, आपको बिजनेस कंटिन्यू भी करना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी साउंड होनी चाहिए. कहीं ना कहीं तरह अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस पर्पजेज, देन योर बिजनेस विल नॉट रन लॉन्गर टाइम पीरियड. हाँ, हमारा टारगेट तो है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, ऐसा हो सकता है. सो फॉर दिस पर्पज सम अमाउंट्स फ्रॉम प्रॉफिट इज़ अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो ट्रांसफर टू रिजर्व. तो ये बिजनेस जो भी चला रहे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, अच्छी है, उसको लंबे समय तक के लिए चलाने के लिए प्रॉफिट जो भी आएगा उसमें से हमको कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएटेड यानी कुछ ना कुछ अलग से निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जो फ्यूचर में हमें काम लगे. सो दैट इज़ सम ऑफ द अमाउंट्स फ्रॉम प्रॉफिट इज़ अप्रोप्रिएटेड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व. तो कई अमाउंट हम नई खड़ी करते हैं प्रॉफिट में से, या कई अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व्स में. क्यों? सो दैट द फर्म कैन एग्जिस्ट इवन इन एडवर्स सिचुएशन एंड कैन ग्रो ऑल्सो. तो कई बार बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा होता है, तो उस टाइम पर ये जो ट्रांसफ़र किया हुआ अमाउंट है, अप्रोप्रिएटेड अमाउंट है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं.
सो टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इज ऑल्सो फॉलोड इन अकाउंट्स, वो भी हमने देख लिया 6 चैप्टर में कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए हम प्रूडेंस का भी यूज़ करते हैं. सो एज पर द पर्टिकुलर प्रिंसिपल, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट of business is kept aside and transferred to provision in advance to protect the business from future probable expenses or losses. ये सेंटेंस दिमाग में रख लो. कीप द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, फॉर लाइफ टाइम. दो चीज़ें, पहला तो को जो भी हमारा अमाउंट है, प्रॉफिट है, उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट हम अप्रोप्रिएट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व में. दूसरी बात कि प्रूडेंस का जो पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो भी हमारा अजम्पशन था, उसके हिसाब से हम देखें कि प्रॉफिट का थोड़ा बहुत पार्ट बिजनेस का उसको साइड में रखेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रोविज़न में. प्रोविज़न यानी જોગવાઈ. સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમારો પગાર 70,000 રૂપિયા છે, એમાંથી 1,000 રૂપિયા તમે કોઈ સ્પેશિયલ વસ્તુ માટે જ અલગ કાઢો છો તો એને પ્રોવિઝન કહેવાય. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. સમ ઓફ ધી અમાઉન્ટ ઇઝ કેપ્ટ અસાઇડ ફોર અ સ્પેશિयल थिंग, देन एंड देन इट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न. लेकिन वो अमाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर यूज़ होनी चाहिए. ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है साइड में हम रखते हैं, राइट. एफडी भी बोलते हैं उसको, समझ लो आप. उसको बैंक में रखोगे वो एफडी हो जाएगी, राइट. लॉकर में रखोगे वो एक्स्ट्रा मनी हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग अगर उसको साइड में रखा जाता है वो प्रोविज़न बनती है, क्योंकि उसमें से आप कुछ पे करने वाले हो, राइट. वो देखेंगे आगे. सो सिंपली असाइड करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं प्रोविज़न में इन एडवांस. क्यों ये करते हैं? टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस. तो ये जो अमाउंट हमने निकाली है, राइट, असाइड की है, ट्रांसफ़र की है प्रोविज़न में, वो जो भी फ्यूचर में कोई भी टाइप के एक्सपेंसेस या लॉसेस होने वाले हैं, राइट, उसको पे करने के लिए है. दैट्स ऑल. तो मैंने मेरा जो एग्जांपल दिया उसमें भी यही होगा. जो फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है उसकी आपको एडवांस में मालूम, सी फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, लेकिन आपको मालूम है शायद हो भी सकता है, तो उसके लिए थोड़ा अमाउंट निकाल दो साइड में, दैट इज़ प्रोविज़न. सो टू पे फ्यूचर प्रोबेबल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोविज़न. Thus reserves and provisions enhance long-term financial soundness. It will increase ना, simple, it will increase the total financial soundness of the business, right? Because it maybe 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से दोनों 10,000 का रिजर्व निकाल दिया, 10,000 का प्रोविज़न निकाल दिया. प्रॉफिट भले ही आपका 80,000 हो गया है, लेकिन वो 20,000 जो हर साल बढ़ेंगे, 10 दोनों में, ऐसा भी नहीं हर साल 10 होगा, ज़्यादा भी हो सकता है. तो इन फ्यूचर फाइनेंशियल साउंडनेस विल बी इंक्रीज. इट विल एनहांस इन लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स you as a businessman. It will protect you and your business against the contingencies. आकस्मिक कोई खर्चा या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो contingencies में आपको हेल्प करेगा. So this chapter will study the reserves and provisions in detail. Let's start with that one. So first of all, meaning, characteristics and importance of provision. ये दोनों प्रोविज़न और रिजर्व हर बिजनेस में होना ज़रूरी है. इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल या कोई एक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कर सको तो जितना बड़ा कर सकते हो. मेरे कहने का मतलब है कि मोस्टली ये प्रोविजंस एंड जो रिजर्व्स है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल साउंडनेस एवरी ईयर. ओके, so you can increase decrease the percentage of this one. Let's start with the meaning of provision. Provision means, ये क्या है? It is an amount appropriated from profit to earn probable liabilities. See, it's a simple thing. प्रोविज़न क्या है? ये एक अमाउंट है जो अप्रोप्रिएटेड किया जाता है फ्रॉम प्रॉफिट. प्रॉफिट में से इसको हम निकालते हैं, प्रॉफिट में से इसको हम यूज़ करते हैं टू ऑनर प्रोबेबल लायबिलिटीज़. सो जो संभवित हमारी लायबिलिटीज़ है उसके लिए हम प्रॉफिट में से इसको निकालते हैं. विच कैन बी आइडेंटिफाइड, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी असर्टेन एक्यूरेटली, राइट. तो याद रखो, ये जो है हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट एक्यूरेटली असर्टेन नहीं है. यानी वो अपने ऊपर डिपेंड है ना, वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड है, कैसे बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड है. सो सिंपली प्रोविज़न क्या है? इट is the one type of the appropriation from profit to pay the probable liabilities in future. Okay, keep in mind this thing.
हमारी इस लैंग्वेज में देखें तो इसको अप्रोप्रिएट करने बाद पे करने के लिए, प्रोबेबल लायबिलिटी पे करने के लिए उसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है और उसकी अमाउंट जो है उसको असर्टेन करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विच कैन नॉट बी असर्टेन एक्यूरेटली, वो हम इजीली एक्यूरेटली या फिर सामान्य तौर से जैसे जनरल वे में हम बोलते हैं उसको हम निश्चित तौर से नहीं कर सकते। सिंपल। सी द एग्जाम्पल, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। एक्चुअली ये पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। चैप्टर 2 में ये प्रोविज़न आ गया है ऑलरेडी कि कैसे इसकी प्रोविज़न रख सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ये सीधी तरीके से आपको समझा दूँ मैं। आपको मालूम है कि मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है, हमने अभी चैप्टर ख़त्म किया है। सो यू नो एवरी ईयर 16,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन इज़ देयर फॉर वन मशीन नंबर 1, एक ही मशीन रखते हैं। सो ये हर साल आता है, तो यू कैन डिडक्ट द अमाउंट, you can create or appropriate the amount for depreciation 16,000 as a provision, क्योंकि ये जो कटिंग होता है, ये जो डिडक्शन होता है, वो अमाउंट आपको काम लगेगा नया मशीन परचेस करने के लिए। एक्चुअली इट इज़ नॉन कैश ना, आपको मालूम है वो नॉन कैश है, तो वो अमाउंट जो डिडक्ट होता है तो वो तो हमारा प्रॉफिट ही कम हुआ ना, तो बाय डिफॉल्ट उसको प्रोविज़न में डाल दो आप, तो यू कैन यूज़ दैट वन टू परचेज अ न्यू मशीनरी। तो ये प्रोविज़न है डेप्रिसिएशन का, इसका यूज़ आप डेप्रिसिएशन के लिए भी कर सकते हो। ऑल्सो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, क्योंकि समझ लो ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर मशीन से आप डिडक्ट नहीं करते हो और प्रोविज़न में बढ़ा रहे हो 5 साल 10 साल, तो उसके बाद डायरेक्टली आप मशीन परचेस कर सकते हो उससे, है ना, और डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट भी उससे में से निकल सकता है। ऑल्सो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, राइट, उसका भी आपको मालूम है 10% 15% हर साल होता है, तो उसका एक अमाउंट वो लॉस है ही। सी वो अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट होता है जो भी प्रोविज़न, वो आपको मालूम है कि आपको ये अमाउंट पे करना ही है, तो उसके लिए आप निकालते हो, तो आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर लॉस भी होने ही वाला है शायद 10%, तो उसका भी थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लानिंग करके निकालो। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। ऑल्सो प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये भी पैसे चाहिएगा, क्योंकि मशीन जो है उसके लिए सब रिपेयर रिन्यूअल्स आएगा ही, कोई भी मशीनरी है या कोई भी एसेट है उसके लिए ये लगेगा। सो प्रोविज़न फॉर द रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। ऑल्सो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, पैसों का, यानी जो भी आपकी अर्निंग होती है उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, उसके प्रोविज़न कर लो। आपको मालूम है कि आपको हर साल 10 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट को देने हैं टैक्सेस के तौर पर, तो हर साल उसका प्रोविज़न एडवांस में कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड, ये आपके लिए नया नहीं है, पीएफ, राइट, आपको मालूम है इट इज़ वन टाइप ऑफ द लायबिलिटी। ओके, पेंशन फंड, हालांकि ये बंद हो चुका है, लेकिन ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लायबिलिटी है। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्योंकि वर्कर्स आर डूइंग फॉर द बिजनेस, वर्कर्स आर गिविंग देयर टोटल ईयर, राइट, फॉर द आउटपुट, तो उनके लिए भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग फंड, शायद 1 साल के बाद उनको कुछ देना हो आपको बोनस वगैरह, तो यू कैन रियलाइज दिस वन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। प्रोविज़न फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसे हम VRS बोलते हैं, अगर कोई एम्प्लॉई या कोई भी वर्कर है उसकी एज बढ़ गई है, राइट, लेकिन अभी उसको रिटायरमेंट थोड़ी देर है, तो वॉलंटरी उसको रिटायर कर दो और उसको पैसे दे दो, तो उसके लिए पैसे चाहिए। गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, बरसों से शुरू हो गया है। सो सिंपल थिंग है कि ये सब का प्रोविज़न है, तो आपको अपनी ये सब एग्जांपल देखे, मैंने नाम दिए, नाम याद रखना सब कुछ, राइट, कौन कौन से अलग अलग ये पर्टिकुलर प्रोविज़न है, तो इसमें कहीं ना कहीं तरह बेनिफिट है बिजनेस को, क्योंकि ये सब जो प्रोविज़न क्रिएट होती है वो प्रॉफिट से होती है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो प्रोविज़न तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस प्रोविज़न, यू कैन अप्रोप्रिएट दिस अमाउंट वॉट एवर द लिस्ट आई गिव राइट हियर टू पे द प्रोबेबल लायबिलिटी, ये सब लायबिलिटी के तौर पर ही हम लेते हैं, राइट। आपको मालूम है PF प्रोविडेंट फंड, जब बंदा रिटायर होता है तो उसके बाद उसकी अमाउंट मिलती है, अगर रिटायर नहीं भी होता है तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से यू चेंज द पर्टिकुलर जॉब दैट प्रोविडेंट फंड विल ट्रांसफर टू यू, बिकॉज उसका एक यूनिक ID नंबर आ गया है, तो उसका पैसा उसमें ही रहेगा। सो दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट बिजनेसमैन भी उसमें डालता है, वो आपको रूल मालूम है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोविज़न। सो वी कैन से प्रोविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी। अब ये याद रखना, ये प्रोबेबल लायबिलिटी है, ये सिर्फ हमने बोला है कि प्रॉफिट टू ऑनर द प्रोबेबल लायबिलिटी, सो इट इज़ टोटल डिफरेंट देन लायबिलिटी। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज फिक्स, यही डिफरेंस है। सो अगर क्वेश्चन आए इन फ्यूचर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, सो लायबिलिटी जो है वो फिक्स है, हमको पे करने, क्रेडिटर्स को हमें पैसे पे करने, बिल्स पेबल हमको पे करना ही है, राइट, बैंक लोन हमें पे करना है, फ्रेंड से लिया हुआ लोन पे करना है, सब कुछ पे करना है,
राइट. तो इट इज फिक्स एंड इट इज श्योर टू पे, उसको पे करना ही है. वाइल प्रोविजन इज एन अमाउंट appropriated from profit for probable expenses or losses. हालांकि ये जरूर लायबिलिटी पे करने के लिए है, लेकिन इट इज अप्रोप्रिएट फॉर प्रॉफिट फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस. ये संभवित है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, राइट. उसके ऊपर ही दुनिया चलती है, फिर भी हम कुछ एडवांस में देखकर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए ये सब कुछ करते हैं. सो ये टोटली लायबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, राइट. तो ये एक्सपेंस और लॉसेस का जो भी प्रोबेबिलिटी है दैट इज फॉर विच द अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन एक्यूरेटली, राइट. तो जो अमाउंट है वो अभी एक्यूरेटली हम असर्टेन निश्चित नहीं है, वो हम नक्की नहीं कर सकते कि वो कितनी है, कितनी हो सकती है. तो सिंपली आपको याद रखना है कि लायबिलिटी वो 101% फिक्स्ड है. दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न इज़ नॉट 101% फिक्स, यानी वो प्रोबेबल है, उसकी अमाउंट भी एक्यूरेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे देखा हमने. नाउ फॉलोइंग जनरल एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री तो होगी ही होगी. सी फॉलोइंग जनरल एंट्रीज विल बी देयर. अकाउंटिंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, वो आएगा चैप्टर 5 में, और ऑलरेडी एप्रिसिएशन में हमने देख चुके हैं. तो दिस इज द वन टाइप ऑफ द प्रोविज़न. सो प्रोविजंस दैट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, याद रखो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो अगर इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे हम तो ऑलवेज उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा. तो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, टू बैड डेट रिजर्व, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. सिर्फ 3 नाम दिए, पूरा लिस्ट है, हमने जो बताया वो पूरा आप लिख सकते हो. Provision for the repairs and renewals, provision for the provident fund, that means PF, pension fund, also workers profit sharing fund, voluntary retirement, इन सब का प्रोविज़न होता है. ये सब क्यों है आपको मालूम है? सिंपल है कि आपको मालूम है कौन सा बंदा 5 साल में रिटायर होगा, तो उसके लिए VRS ले लो. वर्कर प्रॉफिट फंड जो है उसमें आपको कितना पैसा डालना है, तो कोई वर्कर अच्छा काम करे तो उसको ज़्यादा कोई भी बेनिफिट देना है फाइनेंस, तो उसमें से आप दे सकते हो. ये कुछ भी हो सकता है, अमाउंट फिक्स नहीं है. बैड डेट कितना होगा आपने सोचा ना, प्रोबेबिलिटी दैट इज 10%, 15%, वो कम भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, या 20% भी हो सकता है. तो जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है उसका यूज़ कर सकते हो. सो दैट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोविज़न. डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री. ऑल द प्रोविजंस ऑलवेज क्रेडिटेड, सब प्रोविज़न क्रेडिट होती है, जाती है सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर. Okay, now characteristics of provision. Characteristics, first one, provision is an amount appropriated from profit or income for specific purpose. तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो हम खड़ी करते हैं, वो हम मे बी वी कैन से प्रॉफिट में से ही लेते हैं, राइट. और वी कैन से दैट इज़ वन टाइप ऑफ द इनकम फॉर स्पेसिफिक पर्पस. कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है. Second one, provision is an amount appropriated from profit for probable expenses or losses. ये हमने जो मीनिंग में देखा वही है. वो किसके लिए? फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज. हालांकि ये लायबिलिटी नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज फॉर विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली. तो ये ऐसी लायबिलिटीज के लिए है जिसकी अमाउंट एक्यूरेटली हम नहीं निकाल सकते, वो फ्यूचर में आने वाली है. तो यहाँ फिर से 3 पॉइंट. It will be appropriated from the profit, राइट, प्रोबेबल एक्सपेंसेस के लिए, प्रोबेबल लॉसेस के लिए, और लायबिलिटीज जो हम नहीं निश्चित कर पाते उसकी अमाउंट क्या है. थर्ड वन, प्रोविजन इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमेशा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आएगा, तो इसकी ट्रेडिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, राइट. ये टोटली जो भी प्रॉफिट होगा, राइट, जो 5th चैप्टर में हम देखेंगे उसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से अमाउंट को हमें डिडक्ट करना है. So it is appropriated out of P&L account. So ये थी information characteristics थी. Let's move to the importance. See, every time ऐसा भी नहीं है कि इसका बेनिफिट होता ही है. कई बार ज़्यादा अमाउंट हमको चाहिए और कम निकलते, तो उस टाइम पे हमें बिजनेस में से कुछ अलग करके भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते. So do it with the other things, but let's start with the importance. First one, provision is made for probable expense, loss and liability of respective year.
याद रखो फिर से वही ना वही चीज़ आ रही है, वो प्रोबेबल एक्सपेंस के लॉस और लायबिलिटी, लायबिलिटी 100% नहीं है, इसकी अमाउंट फिक्स नहीं है फॉर रिस्पेक्टिव ईयर, ये सिर्फ एक साल के लिए। एंड ऑल्सो देयरफॉर इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेम ईयर एंड हैंस ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्टेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक साल के लिए हम उसको एक साल के ही यूज़ करते हैं, उसको इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेते हैं, राइट, वो रिस्पेक्टिव एक साल के लिए। और दूसरी थिंग, इट इज़ अप्रोप्रिएटेड थ्रू दी रेवेन्यूज, जो भी हमारी इनकम हो है, जो भी रेवेन्यू है उसको, उसमें से हम उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं ना, राइट, फॉर द सेम ईयर, वही साल के लिए। फॉर एग्जांपल 2020-21 ये साल के लिए, चलो ख़त्म हो गया, उस साल की बात करें 2019-20, तो वो साल के लिए हमने क्रिएट किया था, तो वो वही साल में ख़त्म हो गया। देन you can easily understand the profit and loss of the business in a true way. Truly profit and loss will be there. यानी अगर आपका प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, लॉस आएगा तो 101% ये कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट है, ऐसा भी नहीं है कि लॉस है तो ये प्रोविज़न नहीं कर सकते, वो भी आएगा आगे, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा रिजर्व में होता है लेकिन प्रोविज़न में होता नहीं। सेकंड वन, तो यहाँ एक चीज़ समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी प्रॉफिट आया या जितना भी लॉस आया, वो रिस्पेक्टिव ईयर के लिए वो 101% आपको प्योर और श्योर और ट्रू रिजल्ट देगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। ओके, सो रेवेन्यू में से आप इसको अमाउंट निकालते हो। सेकंड वन, प्रोविजन इज मेड टू प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। तो प्रोविज़न क्यों करते हैं हम, तो एक नया पॉइंट है, एक नई इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए उसका जो भी असर हुआ है, कोई भी है, कोई भी ट्रांजेक्शन लो, कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, कोई भी चीज़ ले लो, कोई परचेज़ किया उसका डेप्रिसिएशन है, कुछ भी है, जो इम्पैक्ट है एक साल में आपने किया है उसके ट्रांजेक्शन की, राइट, उसकी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर जो भी फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ने वाली, इसीलिए। तो अगर आपने समझ लो कि एक मशीन परचेस किया है, बारी बारी मशीन आ रहा है, भूल जाओ उसे, एक हमने ट्रक परचेस किया है तो उसका डेप्रिसिएशन लगा, तो अब 10 साल तक डेप्रिसिएशन तो लगेगा, लेकिन 10 साल के बाद नया ट्रक तो लाना पड़ेगा, तो पैसे कहाँ से लाओगे। तो अगर ये प्रोविज़न किया हुआ है, राइट, उसमें से आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जैसे कि प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। तो आपको मालूम है ट्रक है, व्हीकल है, उसमें एक्सपेंसेस आते ही है, तो हर साल उसमें पहले 3-4 साल तो कुछ एक्सपेंस नहीं आएगा, तो फिर जब आएगा तो एक साथ में सब कुछ आएगा, तो उस टाइम पे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो ये प्रोविज़न किया होगा वो प्रोबेबल एक्सपेंस है, तो उसमें से आप निकाल सकते हो। दैट इज द थिंग जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, नॉन लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर कैन बी स्प्रेड इवनली ओवर सर्टेन ईयर्स बाय मेकिंग प्रोविज़न। सी, हमने देखा कि लायबिलिटी अननोन थी, उसकी जो अमाउंट है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सम ऑफ द नॉन लायबिलिटीज आर देयर फॉर द फ्यूचर, ये होने ही वाला है, राइट, आपको मालूम है ये लायबिलिटी क्रिएट होने ही वाले, तो कैन बी स्प्रेड इवनली ओवर सर्टेन ईयर्स, तो उसको आप हर साल में स्प्रेड कर सकते हो ना, जैसे कि डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, आपको मालूम है, जैसे कि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब कई चीज़ नोन है, राइट, तो नॉन लायबिलिटी है कि आपको पैसे देने ही देने, और कुछ ना हो तो लास्ट में प्रोविडेंट फंड, वो नोन है, आपको पैसे देने ही है 101%। अब बड़ा यूनिट है तो फिर मशीन होगा, ट्रक होगा, कुछ भी हो सकता है, तो सब नॉन लायबिलिटी आपको फ्यूचर में पे करनी है, उसको स्प्रेड कर दो पूरे 10 साल में, हो सकता है प्रोविज़न करके। फोर्थ वन, अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ये दोनों हमने सीख लिए चैप्टर 6 में। कैन बी फॉलोड बाय मेकिंग प्रोविज़न, तो प्रोविज़न फॉलो करके, प्रोविज़न का जो भी पॉइंट है उसको फॉलो करके, ये दो प्रिंसिपल भी हम फॉलो करके उसका बिजनेस में कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं, वो लंबे समय तक है। फिफ्थ वन, ए प्रोविज़न इज नॉट मेड अगेंस्ट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन फ्यूचर, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस में बी वाइप्ड ऑफ, सो सच रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग प्रोविज़न। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये कि अगर आप प्रोविज़न नहीं लेते हो, इज़ नॉट मेड, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एसेट्स का है वो कम हो जाएगा, और वो एक ऐसा चीज़ है जितना भी आप यूज़ कर लो कि ना करो, राइट, द वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ द एसेट विल डिक्रीज इन फ्यूचर, राइट, अगर हम करते ही है तो होने ही वाला है ना, नहीं करते तो भी उसका तो वैल्यू डाउन होने ही वाला है। सो प्रोविज़न क्या करता है, सिंपली ये प्रोविज़न है वो कोई ना कोई अमाउंट किसी ना किसी तरह फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो उसके लिए डिक्रीज होता है।
सो फ्यूचर के लिए अगर आपने एट प्रेजेंट जो ये अमाउंट डिडक्ट नहीं किया तो फ्यूचर में आपको अपने कैपिटल में से पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल थिंग है। यानी अभी आपने शायद कोई प्रोविज़न डेप्रिसिएशन के नहीं रखा ही नहीं है, तो नया डेप्रिसिएशन, नया मशीन आएगा, कुछ नया लाओगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कट करना है, लेकिन नया मशीन लाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो अगर ये है तो आपके लिए वो बेनिफिट क्रिएट करता है तो आपका कैपिटल वाइप अप ना हो, आपका कैपिटल पूरा ना चला जाए, इसीलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इट कैन बी दैट दिस टाइप ऑफ द रिस्क कैन बी अवॉइडेड। लास्ट वन, 6th वन, और इसका एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप हर महीने 1000 रुपया साइड में निकालते हो, कुछ भी, कोई एक समझ लो कि आपने वो 1000 रुपये निकाले पर्टिकुलरली बाइक परचेस करने के लिए, नो प्रोविज़न नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो वो 1000 साइड में निकाले, 1 साल के बाद हर महीने के 1000 के हिसाब से 12000, तो सिंपल है, वो 12000 सीधा आप पेमेंट कर दोगे तो मे बी अगर 60-70,000 का कोई बाइक है तो आप उसका डीपी भर सकते हो। ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी तो 15-20 हज़ार भरना पड़ता है, लेकिन ये सिंपल सा एग्जांपल है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने 1000 निकाली वो प्रोविज़न है। तो बिज़नेस में ऐसा ही है, कुछ परचेस किया है उसमें से कुछ अमाउंट निकालो, साइड में करो, तो आपका जो अपना कैपिटल है वो वाइप अप नहीं होगा, दैट इज सच में, क्योंकि अपने घर में से पैसे नहीं निकालने, वो पैसे ऑलरेडी आपने निकाल चुके हो। 6th वन, required funds can be managed by making provisions of a certain amount every year out of the profit। तो अगर आप बोल सकते हो कि जो भी आपका पैसा चाहिए, यू कैन इजीली मैनेज थ्रू दिस वन, थ्रू द प्रोविजंस, राइट, जो फ्यूचर में है, क्योंकि आप प्रॉफिट में तो हर साल पैसा निकालते हो, इसीलिए। सो ऑन द एक्सपायरी डेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द यूजफुल लाइफ, यानी द नंबर ऑफ ईयर्स, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, द मैनेज्ड फंड्स कैन बी यूज्ड टू परचेज न्यू एसेट्स। तो जो भी आपने रिडक्शन किया है प्रॉफिट में से, जो भी आउट ऑफ द प्रॉफिट, वो आप एक्सपायरी जो भी होती है 5 साल 10 साल मशीन का, ट्रक का, जो भी आपका एसेट है, तो वो नया एसेट करने के लिए आप फंड मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पैसा है। एक्चुअली इट इज़ नॉन कैश, आपने जो भी अमाउंट निकाला है वो बाय कैश तो गया है, लेकिन आपका प्रॉफिट डाउन हुआ है। सो इसीलिए आप, हमने पहले भी बोला था डेप्रिसिएशन चलाया, तब कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट अब दिखेगा आपको प्रोविज़न के थ्रू। So that is the thing of the provision. Let's move to another point, reserves। ये दोनों साथ में ही लेते हैं तो आपको इसी तरह उसका डिफरेंस भी मालूम पड़ जाएगा। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। नाउ रिजर्व क्या है? एन अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, उसमें भी यही था प्रोविजन में, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंस है। अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस और टू मीट विथ कंटीजेंट लॉस और लायबिलिटी इन फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड एज रिजर्व। तो वहाँ पर भी यही था, लेकिन उसमें एक चीज़ थी, वो आपको याद रखना है कि जो भी प्रोविज़न था वो प्रोबेबल लायबिलिटीज़ के लिए था। उसमें से जो भी अमाउंट हम क्रिएट कर रहे थे वो आइडेंटिफाई कर सकते थे, यानी कि जो भी लायबिलिटीज़ है उसे, है, बट उसकी अमाउंट हम नहीं ढूंढ सकते थे, है, तो वो याद रखना। और ये जो है, फिर से एक बार, अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से भी ये अमाउंट निकलता है, मीन्स प्रॉफिट में से ही अमाउंट निकलेगा। टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस, तो कोई एक पर्टिकुलर यूनिट की, यानी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक फर्म का फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़ेगा, या फिर टू मीट विथ कंटीजेंट लॉस और लायबिलिटी। आपको मालूम है कि 101% ये लॉस होने वाला है, यानी कई बार ऐसा है, ये जो कंटीजेंट लॉस और लायबिलिटी है वो कभी भी आ सकती है, राइट, वो आकस्मिक है, राइट, तो उसके लिए हमें ये अमाउंट चाहिए फ्यूचर में, इसे हम रिजर्व बोलते हैं। सो ये जो रिजर्व सरप्लस है, राइट, इसको रिजर्व सरप्लस बोलते हैं, वो प्रोविजन से टोटली अलग है। सो रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन एंड इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी हमारा प्रोविजन था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होता था, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। सो रिजर्व में भी, फॉर, ये आपके लिए नया है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल बी देयर इन 12th, इट इज़ सेम एज दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन फर्म के लिए ये थोड़ा अलग पड़ता है। सो वो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो याद रखना, लेकिन रिजर्व अप्रोप्रिएशन से आता है। रिजर्व में भी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और फॉर सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। तो रीज़न ये है कि रिजर्व क्यों रखते हैं हम, जो भी फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको बढ़ाने के लिए, यस, कोई कंटीजेंट लॉस और लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए, यस,
सो ये सब कुछ होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, साथ में कोई एक स्पेसिफिक पर्पस, आपका पर्पस निश्चित है, आपका हेतु निश्चित है, राइट, और सिंपली सॉल्वेंसी, यू आर एबल टू पे द अमाउंट, दैट इज सॉल्वेंसी, रेडी टू पे द अमाउंट, दैट इज सॉल्वेंसी, राइट। इंसॉल्वेंसी आपको याद है, इंसॉल्वेंसी आप देख चुके हो चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 में, राइट, कि इंसॉल्वेंसी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है। सो ये दोनों जो चीज़ है सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी, तो स्पेसिफिक पर्पस है उसके लिए, और सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस उसके लिए भी अच्छा है। सो फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, ये कॉमन है, 10% हर साल निकल ही जाता है, राइट, हर बिजनेस ऐसा करता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड फॉर दी शेयर होल्डर्स, राइट, इसको याद रखना है, इक्वलाइजेशन मस्ट बी देयर, ये कंपलसरी नहीं है, नॉट मस्ट बी देयर, बट इक्वलाइजेशन विल बी देयर, क्योंकि वो ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, देखो वर्कर्स एक्सीडेंट फंड और वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड दोनों अलग है। प्रॉफिट शेयरिंग है वो प्रोविज़न है, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है, उसको हमें कुछ देना है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इसका एक रिजर्व रख सकते हैं क्योंकि होने ही वाला है, मालूम नहीं है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, क्योंकि आफ्टर 5 साल 10 साल हमको जो भी डिबेंचर का अमाउंट है वो वापस देना है, वो हमारा क्रेडिटर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट में, वो 101% आपको हर साल 10% रिटर्न नहीं देगा, कई बार 5 आएगा, कई बार 10 आएगा, कई बार 20 आएगा, कई बार 30 भी आ सकता है, कई बार कुछ भी नहीं आ सकता, तो उसके फ्लक्चुएशन के लिए कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट, वो भी एक पर्टिकुलर रिजर्व है जिसको हमें याद रखना है। तो सब लिस्ट याद रखो। जनरल कॉमन में हम देखते हैं जनरल रिजर्व, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन नेक्स्ट ईयर एंड डिबेंचर रिडम्पशन नेक्स्ट ईयर। कई इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की आएगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, ये लायबिलिटी पे करने के लिए नहीं है, प्रोबेबल लायबिलिटी पे करने के लिए नहीं है, ये फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए। और फाइनेंशियल साउंडनेस मैंने बोला शुरुआत में कि आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए। 10 साल तक प्रॉफिट किया, 11 साल प्रॉफिट नहीं होता है, तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि 12-13 साल निकल सके, 2-3 साल निकल सके, मीन्स 10 तो हमने कवर कर ही लिए। सो वो फाइनेंशियल साउंडनेस है बिजनेस का। ऑल्सो फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर में कुछ नया करना है, ग्रोथ करना है, और टू मीट द कंटीजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, कई आकस्मिक ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ गई जो ज़रूरी ही हो, राइट, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई तरह ये रिजर्व काम लगेगा। सेकंड वन, रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, वो पहले ही बोल दिया मैंने। और तीसरा, सर्टेन रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कायदा बोलता है उसके हिसाब से हमें क्रिएट करना ही पड़ता है, प्रोविज़न में ऐसा नहीं है, इसमें है कंपलसरी, याद रखना। कंपलसरी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ये रिजर्व्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो स्टैट्यूटरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको सम ऑफ द परसेंटेज मस्ट बी देयर फॉर द रिजर्व्स, जैसे कि जनरल रिजर्व, सम ऑफ द रिजर्व्स, ये आपके हिसाब से स्टैट्यूटरी में जो उसके हिसाब से ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस, फर्स्ट वन, रिक्वायर्ड फंड्स फॉर एक्सपांसन ऑफ द बिजनेस इज अवेलेबल फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली। अगर ये मैं सेंटेंस सीधी तरीके से आपको समझाऊँ तो अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, डेवलप करना है, तो बिजनेस के लिए जो भी आपके पास फंड है, राइट, वो प्रॉफिट से आएगा, वही है ना, आपने कुछ ना कुछ तो निकाला होगा ना। तो रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस इज अवेलेबल फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली एंड हेंस देयर इज नो नीड टू बोरो फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड और प्रोप्राइटर डज नॉट रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, इफ़ यू वांट टू एक्सपांड, इफ यू वांट टू डेवलप योर बिजनेस, यू कैन यूटिलाइज योर मनी, डोंट नीड, देयर इज नो नीड टू टेक द फंड और बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक और अदर सोर्सेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोप्राइटर खुद जो भी है, अगर फर्म है तो पार्टनर, कंपनी है तो हर कोई जो भी उसका बंदा है, तो ये प्रोप्राइटर को कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कि तो कंट्रीब्यूट करे कैपिटल ज़्यादा। सो प्रोप्राइटर डज नॉट रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास रिजर्व के तौर पर कुछ है। तो ये पॉइंट याद रखो कि अगर फ्यूचर में आपको कुछ परचेज करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, तो पैसा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, यूज़ योर रिजर्व फॉर दैट वन। सेकेंड वन, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल फिट, राइट, ऑफ द फर्म इंक्रीजेज बाय ट्रांसफरिंग सम अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। तो ये इम्पोर्टेंस
रिजर्व की ज़रूरी इसलिए कि ये सबके लिए नहीं है। जब भी कोई फर्म फाइनेंशियली सॉल्वेंट है तभी भी ये फर्म जो भी है वो अपना जो भी प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेगा। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है इसीलिए तो मार्केट में है ना, अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कब का वो निकल चुका होगा जो भी यूनिट है वो मार्केट में से। तो याद रखो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म इज इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, अनसर्टेन और कंटीजेंट एक्सपेंसेस। सी फ्यूचर इज अनसर्टेन इन नॉट फंड, तो इसमें ज़रूरी है कि फ्यूचर के साथ ही ये रिजर्व भी कनेक्टेड है। और सम ऑफ द कंटीजेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस कैन बी मेट इफ देयर इज अ सफिशिएंट रिजर्व इन द बिजनेस। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जो हमने नहीं सोची हुई होती है, तो वो सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि उसका पैसा हम कैसे पे कर सकें, वो रिजर्व से ही होगा। तो ऐसा कुछ अमाउंट रखो जो रिजर्व हो। फोर्थ वन, रिजर्व्स कैन बी यूज टू ऑनर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। से इट इज़ नो ना, हमने प्रोविजन में देखा था लायबिलिटीज थी, प्रोबेबल लायबिलिटीज थी, वो भी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं लेकिन उसका अमाउंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, असर्टेन नहीं कर सकते एक्यूरेटली। लेकिन ये जो रिजर्व्स है इट कैन बी यूज टू ऑनर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लंबे समय में हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू पे द लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन, कंपनी कैन मेंटेन, फिफ्थ वन, कंपनी कैन मेंटेन डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर बाय यूजिंग रिजर्व्स, राइट। लेकिन ये हर रिजर्व्स के लिए नहीं है, रिजर्व्स के अलग अलग टाइप है, उसको हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में। इसके बाद ही वहाँ हम देखेंगे कि डिविडेंड कंपनी का फ्लैट हर साल 50% रहता है, 100% समझ लो, 100% वो देते हैं। दैट मीन्स सिंपल इट इज़ डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर फेस वैल्यू, राइट। 10 रुपये का शेयर होता है, उसका 100% दो तो 10 रुपया उसका डिविडेंड होता है। तो एक शेयर पर अगर आप 10 रुपया दे रहे हो तो हर साल वो कंटिन्यूटी रहे, तो उसीलिए ईयर आफ्टर ईयर ये रिजर्व का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू फुलफिल सम ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो हमने आगे बोला हो कि वो सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वही है। सो हियर दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्व्स ऑल्सो। सो वी टुडे completed the meaning, characteristics and importance of both provision and also the reserve. Now in next session I will start and give the information for the different types of reserve and also the different related information of that types. Thank you.